Hello children, today we will start the chapter the word of metal and metals and non-metals. आप देखोगे हमारे चारों तरफ जितने भी चीजें हैं वो कोई या तो मेटल की बनी है या नॉन मेटल की बनी है. सेम इसी चीज को हम आगे पढ़ेंगे. कौन सी चीजें मेटल की होती है और मेटल क्या होता है, कौन सी चीजें नॉन मेटलिक होती हैं, वो नॉन मेटलिक क्या होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. यशवंत एंड आनंदी लिव इन ए विलेज इन राजस्थान. देयर स्कूल हैज असाइन्ड देम ए प्रोजेक्ट टू लर्न अबाउट क्राफ्ट पर्सन्स हु वर्क विद मेटल्स. अब उन एक राजस्थान के विलेज में रहते हैं, उनको स्कूल से प्रोजेक्ट मिला है क्राफ्ट पर्सन के साथ में जाके प्रोजेक्ट को पूरा करना है, पता करना है कि वो कैसे काम करते हैं. They decide to visit the local ironsmith who practices this craft. आयरनस्मिथ होता है लोहार, जो लोहे का काम करता है, लोहे से चीजों को बनाता है. लोहा इन द सेंस आयरनस्मिथ बोलते हैं, बट वो कॉपर, एल्यूमिनियम, ये इन चीजों से ही बना सकता है. दैट इज मेटल से जनरली. Who practice this craft? जो यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट देयर ग्रैंडफादर टू accompany them. वो अपने ग्रैंडफादर से ही बोलते हैं कि आप भी हमारे साथ चलिए. They are curious to learn how these ironsmith make different item of daily use. वो जानना चाहते हैं कि आयरनस्मिथ जो हमारे डेली यूज के हैं, जैसे किचन के यूटेंसिल्स हैं, हमारी साइकिल है, इन चीजों जो हम डेली यूज में लेते हैं वो कैसे बनाता है वो. They are curious to learn how these ironsmith make different items of daily use. They interact with an elderly craftsperson सुदर्शन अंकल. अब उनका इंटरेक्शन किससे होता है? सुदर्शन अंकल से होता है, जो कि काफी बुजुर्ग हैं. यशवंत विच आइटम डू यू जनरली मेक. यशवंत पूछता है कि आप जनरली कौन से आइटम बनाते हैं. सुदर्शन बोलता है जनरली वी मेक आइटम ऑफ डेली यूज सच एज, जैसे कि तवा हो गया, बाल्टी हो गई, चिमटा हो गया. फार्मिंग टूल में फावड़ा हो गया, खुदाला हो गया, खुरपी हो गई, रैक्स हो गया. अब आनंदी पूछती है व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ. ये किस मटेरियल के बने होते हैं. ये देखो ये बना रहा है यहाँ पे, ये उससे पूछ रहे हैं. सुदर्शन वी यूज आयरन मेटल टू मेक दीज आइटम्स. हम इन चीजों को बनाने के लिए आयरन मेटल का यूज करते हैं. वी ऑल्सो यूज वुड टू प्रिपेयर हैंडल्स वेर एवर रिक्वायर्ड. हम आयरन के जो टूल्स बना रहे हैं उनमें कहीं कहीं इसका वुडन का हैंडल भी लगाते हैं. उसका आप पर्पज आगे पढ़ोगे कि क्यों वुडन का हैंडल वो लगाते हैं. एडिशनली वी यूज कोल इन अवर फर्नेस टू हीट द आयरन. फर्नेस होती है भट्टी, वो आयरन को गर्म करने के लिए अपनी भट्टी में कोयला भी यूज करते हैं. सुदर्शन इज हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन द फर्नेस. सुदर्शन क्या कर रहा है कि अपनी भट्टी में एक आयरन ब्लॉक को गर्म कर रहा है. इट हैज बिकम रेड हॉट. अब ये क्या हो गया, पूरी लाल गर्म हो चुका है जो आयरन ब्लॉक है. ही स्टार्ट बीटिंग इट हार्ड विद हैमर. अब इसको क्या कर रहा है वो कि हथौड़े से जोर से पीट रहा है. आनंदी इज अमेज्ड एंड आस्क. आनंदी ने आश्चर्यचकित होकर पूछती है व्हाई आर यू बीटिंग इट. आप इसको क्यों पीट रहे हैं. सुदर्शन आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एक्स. मैं इसको इसलिए पीट रहा हूं कि मैं इससे एक कुल्हाड़ी बना सकूं. आनंदी है वाओ, ये पीस ऑफ आयरन कैन बी बिटन इनटू अ फ्लैट शेप. क्या आयरन का पीस भी पीटने के बाद में फ्लैट शेप में कन्वर्ट हो सकता है. कैन वी डू दिस विद अदर मेटल्स एज वेल. क्या हम ऐसा दूसरे मेटल के साथ भी कर सकते हैं. You may also have many such questions. Let us explore what else we can do with metals. अब हम आगे पढ़ते हैं ये सारे सवालों के जवाब पता करने के लिए कि मेटल्स क्या होते हैं, उनसे हम क्या बना सकते हैं, उनको कैसे यूज में लेते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है. मटेरियल्स में सारे होते हैं, मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं. तो उसको ये एक्टिविटी है 4.1 जिसको आप लोग खुद से करोगे, जिसमें आपको क्या लेना है. एक कॉपर का पीस लेना है, एल्यूमिनियम का पीस लेना है, आयरन की नेल लेनी है, कोल का पीस लेना है, पी साइज लंप ऑफ सल्फर. सल्फर एक नॉन मेटल आइटम है, उसका मटर के दाने के बराबर उसको लेना है तुम्हें. एंड ब्लॉक ऑफ वुड, और एक लकड़ी का टुकड़ा लेना. रिकॉल द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस इन द ग्रेड 6. ग्रेड 6 में आप ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ द अबव आइटम्स. आप ग्रेड 6 में भी चैप्टर पढ़ चुके हो कि मटेरियल्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ कौन कौन से मटेरियल हैं, वो उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके क्या क्या यूज है, वो सारा. लेकिन उसी चीज को अब आगे फर्दर हम और थोड़ा इनहेंस करके रिवाइज करेंगे. आल्सो नोट वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. अब वो हार्ड है, सॉफ्ट है, वो भी ऑब्जर्वेशन आपको अपनी जो टेबल दी गई है आपकी बुक में उसमें रिकॉर्ड करना है.
नाउ प्लेस ईच ऑफ दीज वन बाय वन ऑन एनी हार्ड सरफेस एंड बीट देम विद ए हैमर। अब उसको एक हार्ड सरफेस रख के हैमर से आपको पीट के देखना है कि वेदर ये फ्लैट हो जा रहे हैं या उसी शेप में, या फिर टूट जा रहे हैं पूरी तरह, या तो पीस छोटे छोटे पीसेस में टूटेंगे वो, या फिर पिट पिट के फ्लैट हो जाएंगे। पिट पिट के फ्लैट हो गए तो इट मीन्स क्या है कि उनमें मेलेबिलिटी है। मेलेबिलिटी होता है किसी चीज का मतलब बढ़ने की क्षमता होना, योग्यता होना किसी चीज में, लचीलापन होती है मेलेबिलिटी एक्चुअली, कि आप उसको पीट रहे हो तो इतना लचीला है कि वो बढ़ गया पर टूटा नहीं, दैट्स कॉल्ड लचीला। तो जो जो चीजें बढ़ेंगी वो आप रिकॉर्ड करोगे। अपीयरेंस, हार्डनेस एंड इफेक्ट ऑफ हैमरिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट और मटेरियल। अब ये आपको खुद से करना है, दिमाग लगाना खुद से, अदरवाइज मैं आगे बता रहा हूं जो, उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इस टेबल में क्या भरना है। चलो आगे चलते हैं। एनालाइज, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट दैट आर लस्चरस इन अपीयरेंस एंड हार्ड। अब इनमें से कौन कौन से, लस्चरस क्या होता है? लस्चरस होता है चमकीला, जिसमें खुद की अपनी चमक हो, उसको कहते हैं लस्चरस। तो जिसका लस्चरस है अपीयरेंस, देखने में जो हमें चमकीला लग रहा है, और जो हार्ड है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट मेड, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, आयरन के ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्या लस्चरस हैं, उनके खुद की एक चमक होती है और हार्ड भी है। लस्चर शोन बाय मेटल इज नोन एज मेटेलिक लस्चर। अगर नॉन मेटेलिक में भी लस्चर होता है, जैसे सल्फर है, सल्फर भी लस्चरस है बट वो नॉन मेटेलिक है। तो मेटेलिक जो आइटम होते हैं उनके लस्चर को क्या बोलते हैं? मेटेलिक लस्चर। मटेरियल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन आर नोन एज मेटल्स, whereas coal, sulfur, wood are non lustrous and not as hard as metal। हार्ड है बट उतने हार्ड नहीं है, बट इसमें से आप जब हथौड़ा मारोगे तो सल्फर और कोल ये दोनों छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे। बट वुड क्या होगा? ब्लॉक ऑफ वुड वो ना टूटेगा ना फ्लैट होगा, उसको बहुत ज्यादा हथौड़े मारोगे तब वो टूटेगा, तब भी वो फ्लैट नहीं होगा। पहले इट विल टेंड्स टू फ्लैट, पहले वो थोड़ा फ्लैट होने की कोशिश करे, उसके बाद वो टूट जाएगा। और ऑल मेटल हार्ड एंड सॉलिड, क्या सारे मेटल हार्ड और सॉलिड होते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। सम मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट। सोडियम और पोटेशियम दो मेटल होते हैं, सोडियम का केमिकल फॉर्मूला होता है Na और पोटेशियम का केमिकल फॉर्मूला होता है K। ये दोनों चांदी की तरह सफेद होते हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं इनको आप चाकू से भी काट सकते हो। बट दे बोथ आर हाईली रिएक्शनेबल, ये चीजों के साथ में बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम को कभी भी एटमॉस्फेयर में खुला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि मॉइस्चर होती है और मॉइस्चर के साथ या पानी के साथ रिएक्शन करके आग लग जाती है सोडियम में। तो सोडियम को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं केरोसिन ऑयल, अदरवाइज अदर ऑयल्स, किसी न किसी ऑयल में डुबा के इसको रखते हैं सोडियम को। पोटेशियम क्या करता है कि जैसे ये एयर के साथ ही, जैसे एयर के साथ ये संपर्क में आएगा पोटेशियम आपका, तो उसके साथ में रिएक्शन करेगा और पोटेशियम पेरोक्साइड बनाएगा। तो इसलिए ये हाईली रिएक्शनेबल आइटम है, दोनों ये मेटल्स हैं। और सॉफ्ट इतना है कि इनको चाकू से काट लो। देयर इज वन मेटल, एक और मेटल है मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होती है, सॉलिड नहीं होती है वो। मरकरी का आपने सबसे अच्छा यूज देखा होगा ऑर्डिनरी थर्मामीटर में, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा भी है कि ऑर्डिनरी थर्मामीटर और आपने लेबोरेटरी थर्मामीटर पढ़ा है, ऑर्डिनरी थर्मामीटर पढ़ा है, डिजिटल थर्मामीटर भी पढ़ा है। तो ऑर्डिनरी थर्मामीटर में क्या होता है कि नीचे एक ग्लास बल्ब होता है, ग्लास बल्ब में मरकरी भरी होती है और वो मरकरी फिर जैसे वो उसके ऊपर एक उसमें बारीक थिन वो होती है, तारनुमा पाइप होती है। बट वो उसमें क्या होता है कि जैसे जितना उसका मरकरी का टेम्परेचर होता है उतने तक वो ऊपर एक्सपेंड होती है। फर्दर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे बल्ब का तो वो फर्दर एक्सपेंड होगी। मरकरी के बारे में आपने लास्ट ईयर अच्छे से पढ़ा है कि मरकरी क्या होती है। रिकॉल द चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट फ्रॉम द ग्रेड 6 साइंस बुक टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी। विच ऑब्जेक्ट डिड यू फाइंड बिकम फ्लैट ऑन बीटिंग विद ए हैमर। अब इनमें से कौन कौन से हैं जिनको आप हैमर से बीट कर रहे हो फ्लैट हो जा रहे हैं। यू मस्ट ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट सच एज पीस ऑफ कॉपर, आयरन नेल और एल्यूमिनियम, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? फ्लैट हो जाएंगी। जबकि वेयर अदर ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल बिहेव डिफरेंटली, वो अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। दिस प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी बिटन
इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। जैसे मैंने बताया था कि बढ़ने की योग्यता होना, लचीलापन होना, यही इसी चीज को हिंदी में, इंग्लिश में मेलेबिलिटी बोलते हैं। अगर उस चीज में ये क्षमता है कि वो आप उसको बीट करो और वो बढ़ती चली जाए बजाय टूटने के, तो इसका मतलब क्या है कि उस हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने पीस लिया, उसको पीटते रहे वो एक इंस्टेंसेस आएगा, वो बिल्कुल बारीक थिन पतली शीट बन जाएगी। मोस्ट मेटल्स पोजेस दिस प्रॉपर्टी। मोस्ट ऑफ द मेटल में प्रॉपर्टी होती है। कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ मेटल शीट्स? मेटल शीट्स का एग्जांपल आपको पता है ना, कहाँ कहाँ होती है मेटल शीट्स? वो आप देखो, अपने घर में भी देखोगे, आपको बहुत जगह मेटल शीट मिल जाएंगी। यू माइट हैव सीन थिन सिल्वर फॉयल ऑन सम स्वीट्स एंड एल्यूमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड आइटम। एक बिल्कुल जनरल में आप मिठाई मंगाते हो, मिठाई के ऊपर सिल्वर फॉयल लिपटा हुआ होता है, दैट इज द थिन शीट्स ऑफ सिल्वर, उसमें सम पार्ट ऑफ सिल्वर होता ही है। और एल्यूमिनियम फॉयल में भी सम पार्ट्स ऑफ एल्यूमिनियम होता है, जिसमें आपकी मदर आपको खाना लपेट के देती है ताकि वो गर्म रहे। दीज आर फॉर्म ड्यू टू देयर मेलेबिलिटी। ये इसलिए बन रहा है ना क्योंकि सिल्वर भी हाईली मेलेबल है और एल्यूमिनियम भी हाईली मेलेबल है। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट मेलेबल, गोल्ड सिल्वर इतने ज्यादा मेलेबल हैं, इतने ज्यादा उनमें लचीलापन है कि उनको आप पीटते रहो। एक एक्सटेंट के बाद में आयरन भी टूट जाएगा, एल्यूमिनियम भी टूट जाएगा, बट गोल्ड सिल्वर तब भी खुद को बढ़ाते रहेंगे, एक्सपेंड करते रहेंगे, आसानी से टूटते नहीं है। इसका मतलब ये है, ए पीस ऑफ कोल और ए लंप ऑफ सल्फर डज नॉट शो दिस बिहेवियर। आप कोयले पे हथौड़ा मारोगे या सल्फर के छोटे पीस पे, मटर के दाने के बराबर हथौड़ा मारोगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो बिल्कुल बिखर जाएंगे क्योंकि वो ब्रिटल है। दे ब्रेक इनटू पीसेस एंड आर सेड टू बी ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है? भंगुर, एक तरह से कि मतलब कोई चीज नाजुक होना, भंगुर होना, नाजुक होना। उस पर आपने हथौड़ा मारा तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट गई, तो वो ब्रिटल हो गई। इसकी दूसरी क्वालिटी, ऑन द अदर हैंड वुड नाइदर गेट्स फ्लैटेंड इनटू शीट्स नॉर ब्रेक्स इनटू पीसेस, देयरफॉर वुड इज नाइदर मेलेबल नॉर ब्रिटल। तो वुड को जब आप हथौड़ा मार रहे हो, ना तो वो शीट में कन्वर्ट हो रही है, ना ही वो छोटे छोटे पीसेस में हो रही है। तो इसका मतलब ना ही तो मेलेबल है और ना ही वो ब्रिटल है। द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, होलिस्टिक लेंस। इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, आपने बुक में पढ़ा होगा सुप्रीम सोशल साइंस की में कि हड़प्पन सभ्यता के बारे में। हड़प्पन सभ्यता सिंधु नदी घाटी सभ्यता इसको बोलते हैं, और ये जब संयुक्त भारत था उसके पंजाब प्रांत में थी। अभी इसके मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पाकिस्तान में है, स्पेशली हड़प्पा विलेज जो है उस टाइम का वो पाकिस्तान में है। अदरवाइज सिविलाइजेशन के कुछ पार्ट हमारे यहाँ भी है, इंडिया में, राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इसके जो मेन प्लेसेस थे उस टाइम के इनिशियल स्टेज के, वे सारे इसके पाकिस्तान के पंजाब में है। ये जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, इसको मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। 3300 BCE से लेके 1300 BCE तक ये सभ्यता रही है, और इनकी इतनी अच्छी एडवांस अर्बन प्लानिंग थी कि इन्होंने उस टाइम के इसको क्या बोलते थे, मतलब नगरीय सभ्यता बोलते थे इसको, अर्बन सिविलाइजेशन बोलते थे उस टाइम की, जब पूरा वर्ल्ड जानता ही नहीं था कि अर्बन होता क्या है। तब ये हमारे जो पूर्वज हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग, वे अर्बन सिविलाइजेशन में रहते थे। दे न्यू हाउ टू यूज मेटल लाइक कॉपर एंड गोल्ड, वो कैसे कॉपर को यूज करना है, कैसे गोल्ड को यूज करना है, उसका दोनों का यूज जानते थे। दे यूज दीज मेटल्स टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट्स, वे मेटल को बहुत अलग अलग तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज में लेते थे। फ्रॉम यूटेंसिली बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे। हाउएवर यू वुड हार्डली फाइंड एनी एविडेंस ऑफ हड़प्पन यूजिंग ए वेरी प्रोमिनेंट मेटल आयरन। आपको शायद ही कोई मेटल से बनी हुई, आयरन मेटल से बनी हुई कोई चीज हड़प्पन सभ्यता में मिले, शायद ही। विच यू सी ए लॉट अराउंड यू टुडे, जो कि आप अपने चारों तरफ आज सबसे ज्यादा आयरन को ही देखते हो। दिस इज बिकॉज इट टुक ए लॉन्ग टाइम बिफोर आयरन वाज यूज इन डे टू डे एक्टिविटीज, क्योंकि इसको अभी डे टू डे एक्टिविटीज माने में आयरन को बहुत लंबा टाइम लगा। वो कम से कम वो अराउंड आयरन हमारी डे टू डे एक्टिविटी में 1000 BC के आसपास आया था। तो हड़प्पन सभ्यता तो पूरी की पूरी लगभग खत्म ही हो गई थी, उसके बाद में जाके आयरन यूज करना स्टार्ट किया था। और
आयरन यूज करना स्टार्ट किया। इसी वजह से ही जो गंगा की घाटी है, गंगा की घाटी में सभ्यताएं पनपना शुरू हुई थी, क्योंकि गंगा की जो घाटी की, गंगा के जो मैदान थे वो इतने घने जंगल और इतनी उसकी मिट्टी इतनी कछारी बोलते हैं उसको, हार्ड मिट्टी थी, हो चुकी थी कि वो कोपर के फाल से, लकड़ी के फाल से वो जुताई उसकी होती ही नहीं थी। जब आयरन के फाल आए, आयरन के टूल्स आए, तब उन्होंने उनको पेड़ों को काट के मिट्टी की जुताई शुरू की। तभी ये आगे गंगेटिक प्लेन्स हैं, गंगेटिक प्लेन्स में जाके सिविलाइजेशन बसना शुरू हुई। तो वो आयरन की ही देन है। However, once use of iron gained prominence in the time that followed, it contributed significantly to progress of civilization in the India. जैसे ही आयरन का प्रोमिनेंस बढ़ा आगे टाइम आने के साथ साथ, तो उसने इंडियन सिविलाइजेशन को भी बढ़ाया, जैसे मैंने बताया अभी गंगेटिक प्लेन्स में। फॉर इंस्टेंस, ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ, एग्रीकल्चर टूल लाइक प्लो मेड फ्रॉम आयरन वर मच सुपीरियर टू दोज यूज प्रीवियसली। क्योंकि कॉपर क्या है कि सॉफ्ट होता है, आयरन हार्ड होता है। तो कॉपर, पहले कॉपर के लोग यूज करते थे, बट कॉपर उतना सक्सेस था नहीं इसमें प्लोइंग में। तो प्लोइंग के लिए आयरन के टूल्स सुपीरियर निकले। व्हाट कुड, अभी भी आयरन के टूल यूज करते हैं तब से लेके। व्हाट कुड बी द पोटेंशियल रीजन दैट इज जनरली कंसिडर दैट कॉपर वाज डिस्कवर्ड अर्लियर एज कंपेयर टू आयरन। देखो इसका अभी ये पूछ रहा है कि इसका क्या रीजन रहा होगा। आप सोचो कि कॉपर को पहले यूज करना स्टार्ट किया बजाय आयरन के, क्योंकि आयरन के फायदे ज्यादा थे, लेकिन फिर भी लोग कॉपर यूज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कॉपर अपने प्योर रूप में मिल जाती है, उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। और कॉपर क्या है कि सॉफ्ट भी थी, तो इसको आसानी से वो क्या करते थे, अपने हिसाब से शेप भी दे सकते थे। आयरन हार्ड था, आयरन का उनको यूज पता नहीं था तब तक कि आयरन को कैसे आप यूज में ले सकते हो। और आयरन पहले तो आयरन क्या है कि इंडिपेंडेंट मिलता नहीं था, मिलता नहीं है, अभी भी नहीं मिलता। तो इसलिए इनिशियली कॉपर यूज की। डक्टिलिटी, नेक्स्ट चीज आ गई। वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ मेटल वायर्स। मेटल वायर का यूज तो आपने देखा ही है, हर जगह, घरों में भी है, बाहर में आपके ये ब्रिजेज हैं, बहुत सारे ब्रिजेज भी मेटल वायर के बने हैं। यू माइट हैव सीन वायर ऑफ मेटल लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग। सम ऑर्नामेंट्स में भी है, लाइक बैंगल्स, नेकलेस, ईयररिंग में भी होता है। आर आल्सो मेड फ्रॉम मेटल वायर। मेटल वायर प्ले इंपोर्टेंट फंक्शन इन ए वैरायटी ऑफ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज वीणा, सितार, वायलिन, गिटार। बहुत लोगों ने आपने देखा होगा, वीणा देखी होगी, सितार देखा होगा, वायलिन और गिटार भी देखा होगा। उनमें मेटल के तार होते हैं, जिन तारों पे उंगलियों से जो उनका वादक होता है वो इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है और अच्छी मधुर ध्वनि निकालता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो यही प्रॉपर्टी जिससे कि किसी भी मेटल को वायर में कन्वर्ट किया जाए, उसका डक्टिलिटी होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मेनली possessed by metals। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, जनरली मेटल ही इसको पोजेस करते हैं। जिससे गोल्ड इज सो डक्टाइल दैट, जैसे मैंने बताया था कि मेलेबिलिटी है, तो डक्टिबिलिटी जिस मेटल की मेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी उसकी डक्टिलिटी भी सबसे ज्यादा होगी। ऐसे सेम चीज, तो गोल्ड की डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसके आप गोल्ड सो डक्टाइल, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो, इतना डक्टाइल होता है, इतनी ज्यादा मेलेबिलिटी और इतना ज्यादा डक्टाइल होता है गोल्ड के। इसके ओनली 1 ग्राम से आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हो। द डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल इनेबल्ड फॉर क्रिएशन ऑफ दिस टी स्टैंडर विद नेचुरल मेटल वायर्स। आपके घर में चाय छन्नी है, उसमें बारीक बारीक थिन वायर लगे हुए हैं, वो जो मेटल डक्टाइल होते हैं, मेटल की डक्टाइल की वजह नेचर से ही तो बारीक बारीक वायर बने हैं। Have you ever seen wire made of coal और सल्फर? क्या आपने कभी कोयले या सल्फर के बने हुए देखे हैं? Obviously not, कभी नहीं देखा होगा। We can say that coal and sulfur are not ductile, क्योंकि वो डक्टाइल होते ही नहीं, वो तो आप जैसे चोट मारोगे वो टूट जाएंगे, वो डक्टाइल नहीं होते, वो होते हैं भंगुर, that is brittle. Do you know that rope made of steel, a mixture of metal and non-metal wires can support heavy loads? आपने देखा होगा, जैसे नीचे उसमें इमेज में दिखाया गया, बहुत सारे पुल होते हैं। पुल में क्या करते हैं कि वो मेटल की रोप बनाते हैं,
बारीक बारीक मेटल रहते हैं, बारीक बारीक मेटल के वायर रहते हैं, बारीक बारीक मेटल के बहुत सारे वायरों को मिलके एक रोप बनती है, जिसमें कि क्या करते हैं, वो स्टील की होती है, वो आयरन की नहीं होती है। आयरन और कार्बन को मिला के स्टील बनता है। वो स्टील क्यों यूज होता है वो आगे मैं बताऊंगा आपको, कि आयरन में कार्बन मिला के स्टील क्यों बनाया जाता है और क्या स्टील के क्या फायदे हैं, वो आगे बताऊंगा। देयरफॉर वी यूज सस्पेंशन ब्रिज एंड इन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। आप बहुत सारी क्रेन है, क्रेन भी सामान को उठाती है, उसको किस चीज से बांध के उठाती है, तार से बांध के उठाती है, आयरन वायर से। अब आई सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होती है, किसी चीज की गूंज, ध्वनि। अगर आप मेटल में कोई चीज मारोगे तो उसमें से हर एक की स्पेशल सोनोरिटी होती है। आयरन में आप बजा के देखो, कुछ मार के चोट मारोगे तो आयरन की आवाज अलग तरह की आएगी, कॉपर की अलग तरह की आएगी। वुड में मारोगे कोई आवाज नहीं आएगी, आएगी तो बहुत वेरी डिफरेंट, बहुत स्लो। हैव यू एवर नोटिस द साउंड प्रोड्यूस व्हेन ए मेटल स्पून और ए मेटल प्लेट और ए मेटल कॉइन इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर। जब एक इंच कोई भी चीज, मेटल स्पून हो, प्लेट हो, कॉइन नीचे गिरती है तो उसकी आवाज आती है। हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम साउंड प्रोड्यूस व्हेन ए पीस ऑफ कोल और वुड इज ड्रॉप्ड इनटू, जब आप ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर, आप भाई कोयले का पीस डाल रहे हो, लकड़ी का टुकड़ा ऊपर से नीचे फर्श पे गिर रहा है, उसकी आवाज जबकि बहुत डिफरेंट होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कई बार तो ये गिरा भी है। जैसे ये इसमें दिखाया गया है कि ये जो है वो ब्लाइंड है और एक स्टिक लेके वो यूज कर रहा है। वो कैसे यूज कर रहा है, स्टिक से मार के देखता है चीजों में, अगर उनमें सोनरिटी है इट मीन्स ये आयरन है, सोनरिटी नहीं है तो इसमें इट मीन्स ये सॉफ्ट है। बी केयरफुल व्हाइल ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट्स। Take a few objects such as metal spoon, coin, piece of coal and block of wood. Drop them one by one from a certain height. Do you notice difference in sound produced by these objects? ये आपको खुद चाहो करके देख सकते हो घर में भी, बट ऐसा आइटम मत गिराना जिसको गिराने से घर में नुकसान हो। जैसे कांच का आइटम नहीं गिराना है आप, और स्टील भी गिरानी है तो बहुत कम हाइट से गिराओ, ज्यादा हाइट से गिराओगे उसको भी वो भी डैमेज होती है, टूटेगी नहीं बट डैमेज तो वो भी होगी। यू वुड ऑब्जर्व दैट द मेटल स्पून एंड द मेटल कॉइन प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड, टन टाइप। कोल एंड वुड ऑन अदर हैंड प्रोड्यूस डल साउंड। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट एनेबल देम टू प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी। मैंने जैसे बताया ध्वनि, उनमें किसी चीज आवाज आ रही है तो वो सोनोरिटी है। द मेटल आर सेड टू बी सोनरस इन नेचर। इन मेटल को क्या बोलेंगे, सोनरस बोलेंगे। जैसे ये रिंगिंग साउंड है घुंघरू का, घुंघरू किसका बना हुआ है, मेटल का बना है। और नाउ आई अंडरस्टैंड द रिंगिंग साउंड, ये तो घुंघरू का हुआ साउंड ऑफ रिंगिंग साउंड ऑफ द स्कूल बेल ड्यू टू सोनोरिटी ऑफ मेटल। अब पहले स्कूलों में बेल होती थी, वो मेटल की, एक ब्रास मेटल की पूरी चकोर चकती होती थी जिसपे लकड़ी के हैमर से वो बजाते थे उसको। तो जो साउंड होता था लकड़ी का नहीं होता था, वो साउंड उस ब्रास मेटल का होता था केवल। अब कंडक्शन ऑफ हीट। Have you ever observed that vessels used for cooking in the kitchen? आपने कभी अपने घर में जो बर्तन आप यूज कर रहे हो उनको कभी ऑब्जर्व किया है कि किस किस चीज के बने हुए और कौन कौन से आप ज्यादा यूज कर रहे हो? You might have noticed that vessel used for heating are made of metal. most of क्या, जो जिनको आप हीटिंग कर रहे हो तो सारी मेटल की बनी हुई है। Can you name some metal that are used for making cooking vessels? Do you know why these metals are used for this purpose? आप ऐसा क्यों कि मेटल को ही क्यों यूज कर रहे हैं, लकड़ी के बर्तन क्यों नहीं यूज कर रहे, और कोई नॉन मेटल आइटम है उसके बर्तन, ग्लास को क्यों नहीं यूज कर रहे, मेटल ही क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि अभी उसका आगे आपको पता चलेगा कि ड्यू टू कंडक्शन ऑफ हीट, वो आप उसमें पढ़ भी चुके हो कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव मटेरियल में। तो भी एक आपको एक्टिविटी है नीचे इसमें दी गई, ये आप खुद करके देखना कि एक ग्लास लेना, ग्लास में 2 चम्मच डालना, एक वुडन स्पून डालना, ग्लास में गर्म पानी लेना, गर्म पानी डाल के उसमें 2 चम्मच डाल देना, एक मेटल की और एक वुडन की। आप जब लास्ट में फाइंड आउट करोगे कि मेटल की स्पून में जो बाहर था वहां तक भी उसकी पानी की जो हीट है वो ड्यू टू कंडक्टिविटी ऑफ मेटल वहां तक आ गई, लेकिन वुडन क्या होता है कि पुअर कंडक्टर होता है तो हीट का, तो पुअर कंडक्टर है तो वुडन में वो गर्म नहीं होगी, वुडन की स्पून, मेटल की स्पून गर्म हो जाएगी लास्ट, जो बाहर भी है पानी से वो भी। ये आप खुद करके देख सकते हो अपने घर में। सम डिस्कशन पॉइंट्स, विच ऑफ दिस, ये तो यू मे हैव नोटिस दैट द मेटल स्पून इज होटर टू टच। जैसे मैंने बताया, even though both spoon are immersed in the water in the same temperature and for the same time, this shows that heat transfer through metal spoon making it hotter.
स्पून का एक पार्ट पानी में इमर्स था, बाहर वाला पार्ट भी उसका क्यों गर्म हो गया? क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफर हुई है ड्यू टू कंडक्शन. इन कॉन्ट्रास्ट द वुडन स्पून ट्रांसफर हीट this shows that the heat transfer through metal spoon making it hotter. In contrast, wooden spoon transfer heat poorly. In such cases, the transfer of heat from one point to another of the material is called conduction, or material that transfer heat are called conductors. इस प्रोसेस को कंडक्शन ही बोलते हैं ना, आपने पढ़ा होगा कि इसके किसी मेटल का एक हिस्सा एक साइड को आप गर्म करो, दूसरी साइड में हीट ट्रांसफर हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन. और जो भी मटेरियल ये प्रॉपर्टी को पजेज करता है वो कंडक्टर होते हैं. बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन यू कैन से दैट मटेरियल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट वेयर एज वुड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. इसी बेस पे आप बोल सकते हो. we can understand why mostly metal vessels are used for cooking and their handles are made with wood or other material that do not conduct heat. अब आपने देखा होगा कि आपके घर में यूटेंसिल्स हैं, यूटेंसिल्स तो बने हुए हैं मेटल के और उनमें हैंडल लगे हैं प्लास्टिक के, आइदर वुड के. क्यों? क्योंकि वो उसकी जो आपका वेसल से बर्तन है, बर्तन की हीट ताकि आप हैंडल में आके आपके हाथ को जला ना दे, आप इजीली उसको हैंडल कर पकड़ सको, इसलिए वो वुड या प्लास्टिक के ऐसी मटेरियल के बनते हैं जो कि पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर हीट ट्रांसफर इन नेचर. नेचर में हीट कैसे ट्रांसफर होती है इस चैप्टर में आप ये बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि क्या कंडक्शन होता है और कौन कौन से मेथड होते हैं हीट ट्रांसफर के. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह से फ्लो ही करती है, तो कौन कौन से मटेरियल ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, किन में नहीं होता है. हैव यू एवर सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग ए स्क्रू ड्राइवर? व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट्स हैंडल? आपने स्क्रू ड्राइवर तो देखा होगा, बट उसका हैंडल देखा कि किसका बना हुआ होता है? इधर वो लकड़ी का बना होता है या प्लास्टिक का, ऐसे मटेरियल का बना होता है जो कि पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. हैव यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दैट इलेक्ट्रिशियन वियरिंग रबर ग्लोव्स. रबर ग्लव्स भी पहनते हैं इलेक्ट्रिशियन काम करने से पहले ताकि उनको इलेक्ट्रिकल शॉक ना लग जाए, क्योंकि रबर भी पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. एंड शूज वाइल वर्किंग, जूते ही पहनता है क्योंकि उसको ग्राउंड से उसकी बॉडी ग्राउंड ना हो जाए, ताकि उसको अगर भी गलती से हाथ लग भी जाए तो उसको शॉक ना लगे. What can be the reason for this? Design an electric circuit like the tester circuit in the chapter electricity circuit. ये एक्टिविटी 4 है. तो अगर आप एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं लाइक द टेस्टर सर्किट इन चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है सर्किट एंड देयर कंपोनेंट्स. रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग मटेरियल लिस्टेड बिलो, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. ये आप खुद करके देखना, इसमें कुछ नहीं है. आप उसमें आयरन ये पीस ऑब्जेक्ट लेना, पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल लेना, आयरन नेल लेना, सल्फर कॉपर वायर जो भी आपको मिल जाए, कोल लेना, ड्राई वुड लेना, रबर लेना, पीस ऑफ नायलॉन रोप लेना. देखना किस किस चीज से आपको कंडक्टिविटी मिल रही है. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर में उनसे मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और उसका टेस्टर का बल्ब जल जाएगा. जबकि सल्फर, कोल, वुड, स्टोन, इरेजर, नायलॉन रोप ये सब कुछ क्या है? नॉन कंडक्टिव मटेरियल है, तो बल्ब नहीं जलेगा. डू यू सी एनी पैटर्न इन दिस ग्लोइंग बल्ब? आपने कोई पैटर्न देखा है किन चीजों से जल रहा है, किन से नहीं? मेटल में जल रहा है, नॉन मेटल में नहीं जल रहा है. तो जो मेटल है वे गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, जो नॉन मेटल्स हैं वे इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं. ये सेम चीज अब पहले तो हीट के बारे में हो रही थी, अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी हो गई. दिस इज ऑब्जर्व दैट द ऑल मटेरियल make the bulb glow are metals. Materials that allow electricity to flow through them easily are called good conductor of electricity. In contrast, materials that prevent the bulb from glowing by not allowing electricity to pass through them are called poor conductor of electricity. So now we can understand that plastic covering on screwdriver and rubber glove. अब तो समझ गए होंगे कि स्क्रू ड्राइवर के एक एंड पे प्लास्टिक या रबर क्यों लपेटी जाती है, ताकि क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो पाए और आपको शॉक ना लगे. इसका मेन पर्पज यही होता है. वी लर्न दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड. आपने अभी तक अपने जितना हमने पढ़ा है मेटल की प्रॉपर्टी, उसमें आपको क्या क्या पता चला है कि मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं
गुड कंडक्टर ऑफ हीट और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों होते हैं। नाउ लेट अस लर्न हाउ मेटल बिहेव इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। अब हवा और पानी के साथ में मेटल का बिहेव कैसा रहता है, अब इसको पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स। आयरन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अब आपको पता चला जो मैं बोल रहा था कि वो जो ब्रिज के वायर बने होते हैं स्टील के बने होते हैं, आयरन प्योर आयरन के नहीं बने होते। स्टील में आयरन में कार्बन मिला के स्टील बनाई जाती है, वो उसके बने होते हैं। क्यों, अब आपको नाउ यू विल कम टू नो क्यों करते हैं ऐसा। यू वुड हैव ऑफन नोटिस दैट आयरन ऑब्जेक्ट डेवलप ब्राउन डिपोजिट व्हेन लेफ्ट इन द ओपन फॉर ए फ्यू डेज। आप आयरन को बाहर खुले में कुछ दिनों के लिए छोड़ दोगे तो एयर और मॉइस्चर के साथ में वो मिलके उस पर क्या हो जाएगा, ब्राउन डिपोजिट हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं हमारे यहाँ पे। इन विच कंडीशन वुड यू आयरन ऑब्जेक्ट डेवलप ब्राउन डिपोजिट्स। कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें आपको लग रहा है कि इस पे ब्राउन डिपोजिट जंग लग जाएगा। व्हेन इट कम इनटू कांटेक्ट विद ड्राई एयर ओनली, नहीं, जंग आयरन में जंग लगने के लिए दो कंडीशन होती हैं और दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी जंग लगेगा। पहली, उसको एयर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए जिससे उसका ऑक्सीडेशन होता है। दूसरी, उसको मॉइस्चर चाहिए। तो एयर और पानी दो चीजें उसको साथ में चाहिए तभी उसमें जंग लगता है, अदरवाइज आयरन में जंग नहीं लगता है। व्हेन इट, तो इससे क्या बोला कि जब ड्राई एयर में तो इन्होंने क्या बोला कि जब ड्राई एयर के कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में रहेगा आयरन, तो क्या उसमें जंग लगेगा, नहीं लगेगा। जब ये कांटेक्ट विद वाटर ओनली, जब केवल वाटर के कांटेक्ट में आएगा, एयर उसको नहीं मिलेगी, तब क्या जंग लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। व्हेन इट कम इनटू कांटेक्ट विद बोथ एयर एंड वाटर, पक्का यही दो कंडीशन है कि जब पानी और हवा के संपर्क दोनों के कांटेक्ट में आएगा आयरन, तभी उसमें जंग लगेगा। ये नीचे एक्टिविटी दी गई है, आप इसको करके भी देख सकते हैं कि एक आयरन नेल लो, उसको एक डब्बे में, ये जो इसमें दिखाया गया है डब्बे में फिगर 4.4 ए में जो ए जार है उसमें दिखाया गया है कि इस नीचे सिलिका जेल है। सिलिका जेल आपने ओपनली घर में भी देखा होगा, जिससे आप बाजार से कोई सामान खरीदते हो, जैसे ड्राई फ्रूट लेके आते हो, शूज लेके आते हो, कपड़े लेके आते हो, उनमें छोटा पाउच होता है जिसपे लिखा होता है सिलिका जेल, नोट टू इनहेल। तो सिलिका जेल क्या होता है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें पहले वाले में सिलिका जेल क्यों रखा है, जार ए में इन्होंने सिलिका जेल इसलिए रखा है कि आप एयर, एटमॉस्फेरिक एयर इसमें घुसेगी, एटमॉस्फेरिक एयर में कुछ ना कुछ मॉइस्चर जरूर रहता है। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई ले हमने इसको केवल ड्राई एयर दी है, तो एयर को ड्राई करने के लिए उसको सिलिका जेल डाल देंगे जार में और ऊपर से ढक्कन को टाइट बंद कर देंगे। अब फर्दर उसमें बाहर से एयर नहीं आएगी, जो अंदर एयर है वही रहेगी और उसको सिलिका जेल ड्राई कर देगा, तो भी ड्राई एयर हो गया। दूसरे में क्या किया, जार बी में बोतल बी में इन्होंने क्या किया कि नीचे पानी डाला, ठीक, पानी में नेल डाल दी, उसके ऊपर ऑयल की थिन लेयर बना दी। ऑयल पानी से हल्का होता है, तो जब पानी डालोगे मिक्स तो होते नहीं है वाटर और ऑयल अपने एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों की जो ये सांद्रता होती है अलग अलग होती है। पानी का पीएच वैल्यू अलग होती है, ऑयल की अलग होती है। तो अब ये नीचे बैठे इसमें रहेगा पानी में, तो पानी के ऊपर ऑयल क्या करता है कि पानी में क्या होता है कि एयर अगर पानी के ऊपर से मिल गई तो वो फिर भी उसके पानी के अंदर तक चली जाती है। बट ऑयल अगर आपने ऊपर एक लेयर बना दी तो अब जो इसमें ऊपर एयर है जार में या बाहर से जो एयर कुछ भी है वो उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगी पानी के साथ में, तो अब प्योर पानी है नीचे, इसमें कोई ऑक्सीजन बाहर की नहीं आ पाएगी। तो इसमें डाल के छोड़ो। तीसरे में क्या करो, ढक्कन ओपन छोड़ दो, पानी भर दो और उसको बाहर की हवा आने जाने दो उसमें और नेल को डाल दो। आप कुछ दिन बाद देखोगे, 8 से 10 दिन बाद, फर्स्ट ये बोतल ए बोतल बी में बिल्कुल भी उसमें जो आयरन नेल है उसमें जंग नहीं लगा मिलेगा, और सी वाली पूरी तरह आपको ब्राउन हुई मिलेगी, उसमें जंग लगा मिलेगा। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, ये आप पूरा पढ़ लेना खुद से। इट इज ऑब्जर्व दैट ग्लास बोतल ए एंड बी दैट आर आयरन नेल डू नॉट शो एनी ब्राउन डिपोजिट है, एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू कि उनमें कुछ नहीं लगेगा। व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, दिस इंडिकेट दैट, ये मैं आपको पूरा पहले बता चुका हूं, आप इसको देख खाली जस्ट आपको गो थ्रू करना है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। अब जिसमें
बोतल सी में रस्ट लगा है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं। मैनी अदर मेटल्स आल्सो एग्जिबिट डिसकलरेशन व्हेन केप्ट ओपन इन द एटमोस्फेयर। और बहुत सारे मेटल हैं जो कि अपना मतलब एक्चुअल कलर से दूसरा कलर प्रोड्यूस करते हैं जब उनको ओपन एटमोस्फेयर में आप छोड़ देते हो। हैव यू नोटिस दैट फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन सरफेस ऑफ कॉपर। कॉपर ऑब्जेक्ट आपने देखा होगा जो खुले में है ओपन एयर में और मॉइस्चर के साथ में, वो क्या है, उस पर धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद में ग्रीनिश लेयर आ जाती है, एक ग्रीन कोटिंग। और सिल्वर होती है, सिल्वर आप देखना, आपकी मदर वगैरह सिस्टर कोई पहने होगा, दादी पहने होंगी सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, उसमें देखना वो आपको थोड़े थोड़े ब्लैक दिखेंगे और कुछ दिन बाद ऑब्जर्व करना और ज्यादा ब्लैक हो जाएंगे वो धीरे 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 धीरे। तो उसके भी क्या ब्लैक कोटिंग बन जाती है सिल्वर पे एयर के साथ, एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके। ग्रेजुअल डेटोरेशन ऑफ मेटल सरफेस कोज बाय एयर, वाटर और अदर सब्सटेंसेस नोन एज कोरोजन। तो जो ग्रेजुअल डेटोरेशन है, डेटोरेशन मतलब उसका डिग्रेडेशन होना, किसी चीज का धीरे 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 उसकी सरफेस का डिग्रेड हो रही है, एयर से, वाटर से या किसी अदर और भी किसी चीज से हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। डू यू नो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री में आयरन की रस्टिंग एक सीरियस प्रॉब्लम है, ये आपको आगे पता चलेगा कि इससे कितना ज्यादा नुकसान होता है आयरन की रस्टिंग से। एवरी ईयर एन इनॉमरस अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड टू रिप्लेस और रिपेयर आयरन स्ट्रक्चर डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। बहुत सारी चीजें आयरन से ही बनी हुई है, उसको रस्टिंग वे रस्ट हो जाती है, रस्ट होने से उनकी लाइफ कम या खत्म हो जाती है, तो उनको फिर क्या करना पड़ता है, रिपेयर रिप्लेस करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो रस्टिंग इज वेरी हार्मफुल not only for iron, for a country also. The rusting of iron can be prevented by several methods such as रस्टिंग। देखो किन किन चीजों से रस्टिंग को आप प्रिवेंट कर सकते हो। पेंटिंग कर सकते हो। पेंटिंग क्यों, आपके घर में देखा होगा आपने, जितने भी आयरन की चीजें हैं आप उनको सबको पेंट करा के रखते हो। क्यों करा के रखते हो, क्योंकि वो आयरन तक जो एयर और मॉइस्चर है वो आयरन तक न जा पाए। पेंट की कोटिंग उसके ऊपर हो जाएगी, पेंट की, ऑयल की, ग्रीस की, या फिर एक प्रोटेक्टिव लेयर आप उस पर चढ़ाओगे जिंक मेटल की, जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिसको आप फर्दर हायर ग्रेड में जाके पढ़ोगे व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन और ये कैसे होता है और क्यों किया जाता है और क्या इसका फायदा होता है गैल्वेनाइजेशन का। नाउ फैसिनेटिंग फैक्ट्स, द वंडर ऑफ एंशिएंट इंडिया मेटलर्जी। अभी जैसे हमारे एंशिएंट इंडिया की जो मेटलर्जी थी, जो उस टाइम के जो आयरन स्मिथ थे, वो कितने अच्छे जानकार थे इस चीज के। ये आपको एक इसका लाइव एग्जांपल है हमारे पास में, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली में एक आयरन पिलर है जो अब से चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में बना था, मोर देन 1600 ईयर्स एगो, अराउंड 400 एडी में। इट इज अबाउट 8 मीटर, इसकी हाइट जो है 8 मीटर है और वेट जो है वो 6000 किलोग्राम के आसपास है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट दिस आयरन पिलर इज दैट डिस्पाइट, ये खुले में बिल्कुल ओपन स्पेस में है, इस पे बारिश भी होती है, इस पे हवा भी आ रही है, हवा भी इसको मिल रही है, बारिश भी मिल रही है, वेदर कंडीशंस डिफरेंट, सर्दी गर्मी बारिश सब इसके ऊपर गुजर रहा है, लेकिन इसमें बहुत ही नाम मात्र को अभी तक रस्ट लगा है। अदरवाइज इतने टाइम में अगर ये नॉर्मल आयरन होता, इसमें उन्होंने कुछ ऐसा मिलाया नहीं होता, तो ये अभी तक पूरी तरह रस्ट होकर टूट चुका होता। एनी अदर वर्ड्स, इट हैज बीन मेड इन वे दैट इट रेसिस्ट रस्टिंग। दिस टेल अस अबाउट द स्किल दैट वर डेवलप इन मेटल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो इस पे आपको प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे जो पुराने मेटरोलॉजिस्ट थे वो इतने ज्यादा उन्नत थे कि उनको पता था कि आयरन में रस्ट कैसे नहीं लगे। ये अभी भी हमारे साइंटिस्ट इसको फाइंड आउट करने में लगे हुए हैं कि ऐसा इसमें क्या उन्होंने मिलाया कि आयरन में रस्ट नहीं लगा, जिससे कि अभी ये बहुत ज्यादा मतलब मनी सेफ हो जाए इससे। बट अभी भी किसी को पता चल नहीं पाया कि एक्चुअल में उन्होंने ऐसा क्या किया था इसमें कि इसमें अभी भी रस्ट नहीं लगा है। इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स। अब वाटर और एयर के इफेक्ट दूसरे मेटल्स पे क्या क्या होते हैं तो वो जानेंगे। अब एक्टिविटी 4.6, इसमें क्या दे रखा है, टेक ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम मेटल होती है, उसका रिबन लेना है। क्लीन इट बाई रबिंग विद ए पीस ऑफ सैंड पेपर। सैंड पेपर होता है, एमरी पेपर, उससे इसको रब कर लेना, साफ कर लेना। होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टंग्स, चिमटे में इसको पकड़ लेना। इग्नाइट और उसके एक एंड को आप चाहे लैंप लो या फिर कैंडल लो, उससे जला लेना है। लेट द मैग्नीशियम रिबन बर्न। मैग्नीशियम रिबन को पूरा बर्न होने दो, उसके नीचे एक ग्लास की प्लेट रख लो, उस पर जो उसकी राख आएगी वो
एस होगी वो उस पर पूरी गिरनी चाहिए, मतलब वेस्ट नहीं होनी चाहिए। वही है मैम जिससे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। लेट द मैग्नीशियम रिबन बर्न, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, उसमें डेजलिंग व्हाइट फ्लेम होती है, चमकदार, देखो जैसे इसमें दिखाया गया है। एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर, कलेक्ट इट, और सफेद पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। कलेक्ट इन, इस व्हाइट पाउडर को हम ग्लास, जैसे नीचे रखा है ग्लास पे कलेक्ट कर लेंगे। ये क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, जो पाउडर अब हमें मिला है। हमने जलाया था मैग्नीशियम, हमें जलने के बाद मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये केमिकल चेंज है। इट फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वार्म वाटर टू द व्हाइट पाउडर, स्टीर इट वेल एंड चेक इट्स नेचर। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसकी नेचर चेक करेंगे। नेचर चेक करने का आपको पता है कैसे नेचर चेक करते हैं, तो आप एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल आपने चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें कैसे चेक करते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। उसके लिए हम लिटमस पेपर लेते हैं, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। अब इसको इसमें डालेंगे, डाल के देखेंगे कि रेड लिटमस पेपर को कैसा कर दे रहा है, ब्लू कर दे रहा है, और ब्लू लिटमस पेपर तो सेम रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं हो रहा। तो इससे हमें क्या पता चला, अब अगर रेड लिटमस पेपर आपका ब्लू हो जा रहा है तो इससे आपने पढ़ा था ना, इससे क्या पता चला कि मेटल बेसिक है, जो उसकी नेचर हुई मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो नेचर कैसी हुई, बेसिक हुई। यू विल डिस्कस दिस बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन फर्दर इन द चैप्टर चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल नेक्स्ट चैप्टर में भी इसको हम पढ़ेंगे कि कैसे मैग्नीशियम की बर्निंग के केमिकल चेंज है। Do you know that sodium is a metal which is stored in kerosene because it reacts vigorously, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि ऑक्सीजन और पानी के साथ में रिएक्शन करके इसमें आग लग जाती है। इसलिए जो सोडियम मेटल होती है उसको हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में जब आग लगेगी तो लॉट ऑफ हीट जनरेट होगी। स्टोरिंग सोडियम इन केरोसिन प्रिवेंट इट्स एक्सपोजर टू मॉइस्चर एंड एयर, जैसे मैंने बताया तेल में आप डुबो कर रखोगे तो उस पर ना एयर जाएगी ना मॉइस्चर जाएगी। कैन यू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड, अब आप उसके ऑक्साइड की नेचर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उसका ऑक्साइड क्या एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ये आप खुद से वो करना, आपने पढ़ रखा है पूरा, खुद देखो क्या हो। सब्सटेंसेस दैट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल इन एयर एंड वाटर। अब देखो, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन ए डिफ्लैग्रेटिंग स्पून। डिफ्लैग्रेटिंग स्पून क्या होती है कि डिफ्लैग्रेट दूर आपसे एक स्पून रहेगी, उसमें एक हैंडल लगा रहेगा जैसा कि ऊपर उसमें दिखाया गया है, और उस बहुत लंबा, और उस स्पून में आपने क्या लिया, सल्फर ले लिया, ताकि उसमें जो कुछ भी हो, रिएक्शन हो, धुआं निकले, आग निकले, वो आप तक ना पहुंचे। इसलिए ये पर्पज है। उसको आप घर पे ही बना सकते हो, कोई एक ऐसा डब्बा लो, उसमें छोटे डब्बे, उसमें तार बांधो दूर तक और उसको ऐसे कर लो आप। अब इसको क्या करोगे आप, हीट इट ऑन ए फ्लेम, इसको एक फ्लेम पे गर्म करो, एंड सो द सल्फर स्टार्ट बर्निंग, उसके बाद सल्फर जलना स्टार्ट हो जाएगा। इंट्रोड्यूस द डिफ्लेमिंग, सल्फर जलना स्टार्ट हो जाएगा। डिफ्लैग्रेटिंग स्पून इनटू ए ग्लास जार और ग्लास टम्बलर, उसको क्या कर दो, ग्लास जार और ग्लास टम्बलर में रख दो, जिसमें जो बिल्कुल एयर टाइट हो जाए, बाहर से उसमें कोई और गैस आने की पॉसिबिलिटी ना हो। गैस प्रोड्यूस डज नॉट, और जो उसमें गैस प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर ना जा पाए, वही उसमें अंदर रहे। अब 3 से 4 मिनट के बाद में आप इसकी लीड को रिमूव करोगे और डिफ्लैग्रेटिंग स्पून को बाहर निकालोगे। एड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द गैस जार, अब गैस जार में धुआं है, उसमें आप थोड़ा सा पानी डालोगे। क्विकली प्लेस, और तुरंत उसको जो लीड को वापस ढक दोगे और उसको हिलाओगे, आप सेक करोगे। सेक करने के बाद में गैस क्या होगा, पानी में डिजोल्व हो जाएगी पूरी। अगेन रिकॉल द चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस, अब फिर एसिड बेस और न्यूट्रल वाले की तरह उसको आपको चेक करना है कि अब जो सॉल्यूशन बना है इसकी गैस का और वाटर का मिलके, ये एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको एसिडिक। इससे क्या बनता है कि जैसे आपने सल्फर डाला इसमें और सल्फर को जलने के बाद में उसके बाद आपने पानी डाला H2O, तो इससे क्या बन जाएगा, H2SO3, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से अलग होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 और ये होता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ये एक वीक एसिड होता है। एसिड है तो सीधी सी बात है, आप फिर देख सकते हो कि उसकी टेस्टिंग करोगे लिटमस पेपर पे तो क्या करेगा, रेड को रेड ही रहने देगा, ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो इसकी नेचर कैसी होगी, एसिडिक होगी। ऑन बर्निंग सल्फर इन एयर सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्स, उससे क्या सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी SO2। ऑन डिजोल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन वाटर सल्फ्यूरस एसिड इज
फॉर्म, उससे क्या बन गया, सल्फ्यूरस एसिड बन गया। डज सल्फ्यूरस बिहेव वाटर इन सेम वे मेटल्स डू, क्या सल्फ्यूरस एसिड वैसे ही कर रहा है जैसे और दूसरी मेटल करती हैं। एक्टिविटी 4.8, टेक सम सल्फर पाउडर इन ए ग्लास टम्बलर, एड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू इट, व्हाट डज इट ऑब्जर्व। ये पूरा वो नीचे बता रखा है इसने। You may have noticed that there is no reaction with sulfur is placed in water. Substance like sulfur and phosphorus behave differently. Phosphorus behave differently with air and water than metals. आपने देखा कि अब जो ये सब्सटेंस है, सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, ये अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं एयर और वाटर के साथ, अदर देन मेटल से भी अलग तरह से बिहेव करते हैं। फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर एज इट कैचेज फायर व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर। फास्फोरस को भी हम क्या करते हैं, वाटर में डाल के रखते हैं, जब एटमॉस्फेरिक एयर के साथ संपर्क में आता है तो ये भी जलने लगता है। ठीक है, जैसे सोडियम बताया था कि जब वो एयर और मॉइस्चर के संपर्क में आएगा तो सोडियम जलना स्टार्ट हो जाएगा, सेम फास्फोरस भी ऐसे ही जलता है। These substances are usually soft and dull in appearance. ये नर्म सॉफ्ट होते हैं और वो तो बताया था मैंने, चाकू से भी काट सकते हो। They are neither malleable nor ductile, ना ही malleable है ना ही ductile है। And they are not sonorous, ये sonorous भी नहीं है। ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। They are also poor conductor of heat and electricity, heat और electricity के poor conductor है। They are called non metals, इनको क्या बोलते हैं, ये non metals हैं क्योंकि इनमें सारी प्रॉपर्टी मेटल से डिफरेंट है। मेटल में क्या क्या होती है प्रॉपर्टी, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, इनमें कोई सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं इनके ऑक्साइड, जैसे ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट से आपने पता भी किया है। इनके जो ऑक्साइड बनेंगे वे एसिडिक होंगे। Some other non-metals are oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon, etc. These must not be confused with materials such as plastic, glass, wood, rubber and paper. These materials are also classified as metals or non-metals because they are not element. देखो यहाँ पे आप जब मेटल और नॉन मेटल की बात कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे हो, ना कि किसी चीज की। प्लास्टिक एक कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है, ग्लास, वुड, ये पर्टिकुलर, रबर, पेपर, ये चीजें हैं। बट अगर आप बात करो ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन की, फास्फोरस की, आयरन की, सिल्वर की, जिंक की, ये पर्टिकुलर मेटल्स हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट है। तो वो एलिमेंट के लिए इन्होंने बताया कि उनको आप चीजों से कंफ्यूज मत करना, एलिमेंट और मटेरियल अलग अलग, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर सब कैटेगराइज ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एलिमेंट्स। अब मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग कैटेगराइज करेंगे, जिनको एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट इज ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये उस किसी भी सब्सटेंस की सबसे सिंपल फॉर्म होती है, उसके बाद वो फर्दर और सिंपल नहीं हो सकता है, मतलब वो अकेला ही रहता है। उसको आप बोलोगे मैं इसको और सिंपल करूंगा, और इसको आयरन से क्या बनाओगे, आयरन से आयरन ही है, वो उसके लास्ट स्टेज है, एक सिंपल उसकी, अगर आप बोलो सिंपल एलिमेंट में उसकी लास्ट स्टेज आयरन है। अब उसके जो भी बनाओगे आप उससे फर्दर ऐड करके उसमें केमिकल चेंज कर करके दूसरे सब्सटेंस बनाओगे, बट वो प्योर आयरन नहीं बना पाओ। प्रेजेंटली 1118 एलिमेंट्स आर नोन, अभी तक 118 एलिमेंट हम जानते हैं। दीज एलिमेंट आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स। इन्हीं सारे जितने भी मैटर्स हैं वो सभी इन सबको मिला के मिक्स करके आपस में हम बनाते हैं। सम आर नेचुरली अकरिंग व्हाइल अदर्स आर आर्टिफिशियली मेड इन लेबोरेटरी। कुछ हमें प्रकृति में खुद से मिल जाते हैं, कुछ को हम क्या करते हैं लेबोरेटरी में बनाते हैं। एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, जो नेचर में नहीं है, हमारे हमें जरूरत है लगा कि इनकी ये अच्छा काम करते हैं, उनको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। यू विल स्टडी मोर अबाउट एलिमेंट इन हायर ग्रेड्स, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो एलिमेंट के बारे में और ज्यादा पढ़ोगे। आर नॉन मेटल एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ। अब क्या नॉन मेटल भी हमारी एवरीडे लाइफ, जैसे मेटल हमारी एवरीडे लाइफ में एसेंशियल है, क्या नॉन मेटल भी एसेंशियल है? इसके बारे में यस। यू ऑफन ऑब्जर्व मेनी मेटल्स इन योर डे टू डे लाइफ बिकॉज ऑफ देयर distinct properties such as their lustrous nature, heat and electrical conductivity and high strength. However, this should not give an impression in your mind that non-metals are not important in our life. मेटल तो आप डेली हर जगह यूज में देख रहे हो, उनके फायदे भी देख रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन मेटल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन विच इज ए नॉन मेटल। हम ऑक्सीजन की सांस, ऑक्सीजन लेते हैं सांस में, वो भी क्या है, नॉन मेटल ही है। एंड विदाउट इट
वी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। कैन यू थिंक एनी अदर यूजेज ऑफ ऑक्सीजन? क्या आपको ऑक्सीजन के और कोई इसके अलावा सोचो खुद से आप कि और क्या क्या यूजेज है? कार्बन इज एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ बिकॉज इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। देखो कार्बन भी एक नॉन मेटल है, लेकिन ये हमारे एवरीडे लाइफ में हर जगह यूज होता है। इट इज की कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, जो हमारी ग्रोथ और एनर्जी के लिए एसेंशियल है। सब में कार्बन होता है, बट ये क्या है? नॉन मेटल है। इसके बिना भी हम जिंदा नहीं रह सकते। नाइट्रोजन इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड अदर केमिकल्स। इट इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नॉन मेटेलिक है, बट ये जो फर्टिलाइजर बनते हैं, केमिकल बनते हैं, उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा यूज होता है। आप आगे पढ़ोगे नाइट्रोजन क्यों, आपने पढ़ा होगा आप या पढ़ोगे कि नाइट्रोजन के क्या क्या यूज है एग्रीकल्चर में। इनको प्लांट्स को नाइट्रोजन क्यों चाहिए? इट इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं। क्लोरीन इज नॉन मेटल, कॉमनली यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन। आपने देखा होगा कई बार आपकी जो रनिंग वाटर आता है वो थोड़ा वाइट कलर का आता है टैप में, कभी ऑब्जर्व करना उसको। जब उसमें थोड़ा वाइट आपको लगे, इट मीन्स इसमें क्लोरीन मिक्स है। और क्लोरीन मिक्स क्यों की जाती है? क्योंकि पानी में से बैक्टीरिया को मारने के लिए। आप पानी है, पानी में थोड़े बहुत बैक्टीरिया रहते हैं, उनको मारने के लिए ही उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है। तो वही जो वाइट है वो क्लोरीन होती है। ये सोल्यूशन ऑफ आयोडीन ए नॉन मेटल इज अप्लाइड ऑन वुंड एज एन एंटीसेप्टिक। वुंड मतलब घाव, कोई घाव हो जाता है, कोई बड़ा घाव हो गया तो आयोडीन का सोल्यूशन, जिसे आपने ये बीटाडीन क्या होता है? दैट इज द सोल्यूशन ऑफ आयोडीन ऑल्सो। तो उसको आप एंटीसेप्टिक की तरह काम में लेते हो। साइंस एंड सोसाइटी, डू यू नो दैट मेनी मेटल्स एंड देयर alloys, mixture of two or more metal or a metal and non-metal are important for daily use as utensils and tools। देखो आपके यूटेंसिल्स हैं, कोई टूल हो, उनमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है। जैसे यूटेंसिल्स में हुआ आपका तवा है, तवा पूरा लोहे का बना है, मेटल है, बट उसका हैंडल किसका है? लकड़ी का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, दैट इज नॉन मेटल। तो हमारे डेली यूज, डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। देयर आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड एसेंशियल इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री। सम स्पेशल मेटल्स आर ऑल्सो यूज इन एटॉमिक एनर्जी सच एज जिरकोनियम। ये हमारे एटॉमिक एनर्जी में भी यूज होता है। स्पेशल मेटल होते हैं। एरोस्पेस में टाइटेनियम यूज होता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा जिरकोनिया के बारे में। जिरकोनिया आपने किसी को देखा हो जिसने दांत में कैप लगवा रखी है। दांतों में जनरली दांत टूट डिके हुआ या दांत में कीड़ा लग गया और फिर उसमें आपने आपके कोई बाबा होंगे, मदर होंगे, फादर होंगे कि दांत में कैप लगाई हो। कैप दो तरह की होती है, एक मेटेलिक कैप होती है, एक जिरकोनिया की कैप होती है, जिरकोनियम मेटल की। वो जिरकोनियम मेटल की कैप बहुत महंगी आती है, मेटेलिक कैप सस्ती आती है, इसलिए लोग क्या मेटेलिक कैप लगवाते हैं। बट जिरकोनियम की कैप होती है, जिरकोनियम की कैप बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होती है, बहुत लंबे टाइम तक चलती है, आसानी से टूटती भी नहीं है। जबकि मेटेलिक कैप भी मेटल होने के बावजूद भी टूट जाती है, मतलब मेटल से भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है उसमें। तो इसकी ड्यू टू इसकी ड्यूरेबिलिटी की वजह से इसको एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स में यूज करते हैं। अब इससे क्या बनाते हैं हम? इसका ऑक्साइड बनाते हैं जिरकोनिया बनाने के लिए। इसके जिरकोनियम से जिरकोनिया बनाते हैं। ZR इसका वो होता है केमिकल फॉर्मूला, और ऑक्सीजन के साथ ZrO2 जिरकोनिया ये होती है इसका फॉर्मूला ZrO2। ये बन के ये आपके टीथ में काम आता है। टाइटेनियम क्या होता है? इसकी डेंसिटी बहुत लो होती है, मतलब हल्का रहेगा। डेंसिटी लो है तो इसकी इट मींस ये बहुत हल्का रहेगा, और बहुत एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे भी ये पिघलता नहीं है, स्टैंड कर जाता है, ना पिघलेगा ना टूटेगा। तो इसलिए एरोस्पेस मतलब जो फाइटर्स हो गए, फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए, हवाई जहाज हो गए, मिसाइल हो गई, आपके स्पेस क्राफ्ट हो गए, उनमें सब में टाइटेनियम यूज होता है। इन इंडिया मैनी मेटल्स स्पेशली आयरन एंड एल्यूमिनियम आर रिसाइकल्ड टू मिनिमाइज वेस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी। इंडिया में हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा गांव में, गली में, घर में ये कैनिस्टर आता रहता है कि लोहा दे दो, आप लोहा, पुराना लोहा बेच दो हमें, आप पुराना एल्यूमिनियम बेच दो हमें। वो ले जाके उसको क्या करते हैं, वो फैक्ट्रीज को देते हैं और वो उसको रिसाइकल करके दोबारा से यूज में लेते हैं ताकि वेस्ट कम हो और आपको नया उस जिससे क्या है कि सस्टेनेबिलिटी आए। नहीं तो आप नई चीज बार बार कहीं से उसको निकालते रहोगे तो उससे क्या होगा कि चीजें एक टाइम पे खत्म हो जाएंगी। मेटल एंड नॉन मेटल्स आर डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन देयर
प्रॉपर्टीज। आपको पता चल गया इससे कि मेटल को उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। प्रॉपर्टी आपको बताई थी मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो मेलेबल है, डक्टाइल है, ये सब चीजें, सोनोरस है। जनरली मेटल्स आर लस्ट्रस वेयर नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस, यही बताया मैंने। मेटल आर जनरली मेलेबल एंड डक्टाइल व्हाइल नॉन मेटल है do not have this property. Metal are good conductor of heat and electricity, but non-metal are generally poor conductors of electricity and heat. Metals react with oxygen to produce metal oxide which are basic in nature. metal oxygen का रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, जो कि नेचर में कैसा होगा, बेसिक होगा। नॉन मेटल ऑक्सीजन का रिएक्शन करके जो ऑक्साइड बनाएंगे उनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। जैसे मैंने आपको ऊपर उसमें बताया है, जो एक्टिविटी थी एक्टिविटी में बताया गया, उनको एक बार फिर ठीक से देख लेना आप। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो नॉन मेटल होते हैं पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं जनरली। मेटल ऑब्जेक्ट गेट डैमेज व्हेन एक्सपोज्ड टू मोस्ट एयर एंड द प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। मेटल में क्या होता है कि अगर वो एक्सपोज एयर में है, मोस्ट एयर, मोस्ट मतलब जिस एयर में मॉइस्चर हो, नमी हो, तो वो जनरली उनमें कोरोजन लगना स्टार्ट हो जाता है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव वाइड एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ। आपके घर में देखोगे जितनी भी चीजें हैं सब मेटल और नॉन मेटल से बनी हुई है। तो आगे इसका अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन आंसर में कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके छोड़ देना, आई विल रिप्लाई। और फर्दर इसी तरह की आगे सारी क्लासेस के लिए 6 से 8 तक की सब क्लास के लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। आपको पूरा 6 से लेके 8 तक का एनसीईआरटी का न्यू पैटर्न मैं हर चैप्टर बिल्कुल डीपली थोरोली एक दूसरे से कनेक्ट करके आपको ऐसे ही आगे पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच।